मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसका यूनिट है? तो किलोवाट तो पावर का यूनिट है और आवर टाइम का यूनिट है। तो पावर और टाइम के यूनिट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी का यूनिट मिलेगा। तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सेकेंड है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग। तो लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीन वेक्टर होता है। एक होता है लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है उसको हम सी वेक्टर कहते हैं। लाइट में एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई वेक्टर और एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है बी वेक्टर। तो ये जो सी का डायरेक्शन है यानी इस डायरेक्शन में लाइट वेव चलता है इस तरह से, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में लाइट वेव चल रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव। तो सी का डायरेक्शन किधर होगा? ई क्रॉस बी के लोग। जब आप ई क्रॉस बी करेंगे तो ये वाई एक्सिस के लोगे, ये जेड एक्सिस के लोगे। ई क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आएगा? इधर। इसका मतलब सी का डायरेक्शन किधर होता है? ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन यानी वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? ई क्रॉस बी के लो, जहां ई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। जब लाइट हवा से यानी एयर से ग्लास स्लैब में जाता है यानी डेंसर में जाता है, तो जब भी लाइट एयर से ग्लास स्लैब में जाएगा तो उसका वेवलेंथ घटेगा, क्योंकि जब भी लाइट रेयरर से किस में जाएगा? डेंसर में। रेयरर से डेंसर, तो उसका वेलोसिटी भी घटेगा, उसका वेवलेंथ भी घटेगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी और कलर ये कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी घटेगा, वेवलेंथ घटेगा जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? तो ये तो एनर्जी का यूनिट है। द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज कैसा होता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा होता है, आईपीस का साइज छोटा होता है। यहाँ बहुत दूर में एक ऑब्जेक्ट है और ये जो फाइनल इमेज बनता है ये वर्चुअल बनता है। इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारा तो इसके रिस्पेक्ट में उल्टा बनता है। आप सोच रहे होंगे कि वर्चुअल इमेज तो हमेशा इरेक्ट होता है। सही बात है। इस ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनता है, यहाँ पर तो रियल इन्वर्टेड बनता है और फिर इसका वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। लेकिन जब भी फाइनल इमेज का नेचर पूछे तो आपको इस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके बोलना है। तो फाइनल इमेज कैसा है? वर्चुअल है एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है इफ टू कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। इफ टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ एफ आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अगर दो कॉन्वेक्स लेंस को हम कॉन्टैक्ट में रखें, प्रत्येक का फोकल लेंथ एफ है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला था f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2। तो f1 का वैल्यू f और f2 का भी वैल्यू f बाई f प्लस f। सॉल्व कर लेते हैं। f इंटू एफ एफ स्क्वायर, f प्लस f 2f। एक f कैंसिल हो गया तो आंसर हो गया f बाई 2। तो इसका आंसर हो गया f बाई 2। ये सी नंबर ऑप्शन होगा। द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स पोलराइजेशन। लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं क्योंकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। साउंड को पोलराइज नहीं कर सकते क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लाइट में ट्रांसवर्स नेचर होता है, यह कौन से फेनोमेना से प्रूव होता है? पोलराइजेशन से।
यानी पोलराइजेशन जो है, ध्रुवन जो है, वह लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को एक्सप्लेन करता है। द कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज ड्यू टू, किसी भी पतले फिल्म के रंगीन होने का क्या कारण है? पानी के ऊपर जब थोड़ा सा आप तेल छिड़कते हैं तो देखते हैं धूप में वो बहुत ज़्यादा चमकीला नज़र आता है। तो किसी भी पतले फिल्म का या सोप बबल को आपने कभी पानी में साबुन को घोल के या सर्फ को घोल के बुलबुला फुलाया होगा, तो वह भी धूप में देखिएगा काफ़ी चमकदार लगता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है इंटरफेरेंस। आपने मोर के पंख को देखा होगा, मोर का पंख, वह भी लाइट पड़ने पर बहुत सारा कलर देता है, दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। या आपने 3D होलोग्राम देखा होगा, बुक्स के ऊपर देखा होगा होलोग्राम स्टिकर जो आता है, उसको भी आप अलग अलग एंगल से घुमा के देखिएगा तो आपको चमकदार नजर आएगा, वो भी इंटरफेरेंस के कारण होता है। ब्रूस्टर लॉ इज, आपने ब्रूस्टर का नियम पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स में, एकदम लास्ट टॉपिक है ब्रूस्टर लॉ, जिसमें पढ़ाया था म्यू बराबर होता है 10 IP, जहां IP को एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई का क्या फार्मूला है? तो इसका फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा यंग्स एक्सपेरिमेंट में। विच मटीरियल द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है, ऑप्टिकल फाइबर में कोर होता है और क्लैडिंग होता है, कोर किस मटेरियल का बनता है? क्वार्ट्ज या ग्लास का। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यह एक लेंस है जिसमें 4 अलग अलग मटेरियल का यूज हुआ है। अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कितना इमेज बनेगा? तो इसका 2 इमेज बनेगा। यहाँ पर चारों अलग अलग मटेरियल है, μ1, μ2, μ3 एंड μ4। जब यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से लाइट जाएगा, तो मान लो ये अंदर बेंड किया, फिर कन्वर्स किया, डाइवर्स किया, फाइनली यहाँ पर एक इमेज बनेगा I1, और नीचे से जब जाएगा तो ये अपने हिसाब से एक दूसरा इमेज बनाएगा I2। तो यहाँ पर 2 रियल इमेज बनेगा। द फोकल लेंथ इज मैक्सिमम फॉर विच कलर ऑफ लाइट, तो आप जानते हैं कि किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो 7 रंग के लिए अलग अलग होता है। सबसे अधिक फोकल लेंथ होता है रेड कलर के लिए। इसका कारण है कि आपने पढ़ा होगा लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसका मतलब 1/f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, यानी म्यू बढ़ेगा तो f घटेगा। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा। ये तो आप पढ़े होंगे, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी। भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा। अगर भी घटेगा तो लेमडा घटेगा, लेकिन अगर कोई मीडियम डेंसर है तो उस डेंसर मीडियम का म्यू अधिक होता है, लेकिन उस मीडियम में भी और लेमडा कम होता है। इसका मतलब जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, यानी रेड कलर का फोकल लेंथ अधिक होगा। अ स्फेरिकल कनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज। कनकेव मिरर में किस तरह का इमेज बनता है? कनकेव मिरर में वर्चुअल एंड लार्ज इमेज बनता है। आपको इसमें मैंने 6 केस बताया था। कनकेव मिरर में कितना केस बताया था? 6 केस। ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस, सेंटर। इसमें
इन्फिनिटी का इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। इन्फिनिटी सेंटर, सेंटर फोकस, सेंटर का सेंटर पे, सेंटर फोकस, इन्फिनिटी सेंटर फोकस, इन्फिनिटी पोल फोकस, बिहाइंड मिरर। तो ये जो लास्ट केस है, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनता है? मिरर के पीछे। यह इमेज वर्चुअल एंड लार्ज बनता है, यानी कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है लेकिन लार्ज बनता है, कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनता है लेकिन स्मॉल बनता है, प्लेन में वर्चुअल बनता है लेकिन इक्वल साइज का बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? वर्चुअल एंड लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिज्म से है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इन द गिवन फिगर विल बी। तो देखिए यहां पर ये जो एंगल ए है और ये अल्फा है, इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर ये एंगल है 90, ये नॉर्मल लाइन है, और ये भी एंगल है पूरा 90, तो 90 90 कितना हो गया? 180। तो बाकी इस दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं, और इसके चारों एंगल का सम 360 होता है, जिसमें ये एंगल और ये एंगल 180 हो गया, तो इस दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो a प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, a प्लस अल्फा 180। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा 180 माइनस ए, मतलब ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम डेविएशन ऑकर्स व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म सिमेट्रिकली। सही बात है, जब कोई भी लाइट किसी प्रिज्म से सिमेट्रिकली जाए, और किसी भी प्रिज्म नहीं, इक्विलेटरल या आइसोसेलस प्रिज्म होना चाहिए, उससे कोई लाइट अगर सिमेट्रिकली पास होता है तो मिनिमम डेविएशन होता है। द वैल्यू ऑफ आर इज, तो आर का वैल्यू a/2 होगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला है R1 प्लस R2 इक्वल टू a। तो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होता है, तो R प्लस R इक्वल टू a, इसका मतलब 2R इक्वल टू a, R इक्वल टू a/2। The radius of curvature of each surface of an equiconvex lens is 20 सेंटीमीटर। एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है जिसके प्रत्येक सरफेस का रेडियस 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये जिस ग्लास का बना है वो 1.5 है। द पावर ऑफ लेंसेज, तो लेंस का पावर, तो पहले तो इसका लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/f बराबर हम लिख सकते हैं म्यू माइनस 1, यानी 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1। R1 का वैल्यू प्लस 20 होगा, जबकि R2 का वैल्यू माइनस 20 होगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये सरफेस इधर निगेटिव साइड है, ये सरफेस पॉजिटिव साइड है। तो ये 1.5 माइनस 1 0.5 हो गया, 1/20 प्लस 1/20 2/20 हो गया। अब 0.5 इंटू 2 तो 1 होता है, 1/20। 1/f इक्वल टू 1/20, तो f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ से आप पावर निकाल लो, पावर का फॉर्मूला होता है 100/f, 100/20 यानी 5 डायोप्टर हो जाएगा। तो ये आंसर होगा ए। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को, जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो उसका मैग्नीफाइंग, उसका पावर दिया गया है 12 डायोप्टर। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका पावर कितना है? 12 डायोप्टर। तो अगर पावर 12 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ हो जाएगा 100/p, यानी 100/12। इसको 4 से कटाइए, 25 और 3, 25/3 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकल लेंथ। कह रहा है इसका मैग्नीफाइंग पावर बताइए। तो मैग्नीफाइंग पावर का 2 फार्मूला था। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर होता है d/f, और अगर फाइनल इमेज d पे बनेगा यानी 25 सेंटीमीटर पे, तो मैग्नीफाइंग पावर 1 + d/f होता है। तो एक बार हम d/f करते हैं,
यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। आंसर दोनों हो सकता है, d/f भी हो सकता है, 1 + d/f भी। तो हम देख लेते हैं, d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर और f का वैल्यू 25/3। ये बाई 3 को ऊपर कर दो तो ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर 3। मैग्नीफाइंग पावर का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता। और 1 + d/f अगर करते हैं तो 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 भी हो सकता है, 4 भी। ऑप्शन में केवल 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं जिसमें मोनो का मतलब सिंगल, अकेला, क्रोमा का मतलब कलर, यानी एक ही कलर का लाइट हो, ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, इंटर्स ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक लाइट है जिसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है एयर में, जब वह एक मीडियम में घुसता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मान लो ग्लास में घुस गया, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? निश्चित रूप से घटेगा। वेवलेंथ इन दिस मीडियम विल बी, तो देखिए किसी भी मीडियम में जो वेवलेंथ होता है वो एयर में जितना भी वेवलेंथ होगा बाय म्यू, म्यू टाइम्स घटेगा। क्योंकि आप जानते हैं जब भी लाइट एयर से डेंसर में घुसता है, एयर से ग्लास में जाएगा तो वेवलेंथ घटेगा। कितना टाइम्स घटेगा? म्यू टाइम्स। तो एयर में कितना है वेवलेंथ? 6000 एंगस्ट्रॉम, और म्यू का वैल्यू 1.5। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो 6000/3/2, ये बाई 2 को ऊपर कर देते हैं, 3 2 जा 6, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम होगा। जैसे ही डेंसर मीडियम में जाएगा तो इसका वेवलेंथ घटकर 4000 होगा। तो याद रखिएगा, जब भी कोई लाइट एयर से किसी डेंसर में जाएगा तो उसका वेलोसिटी भी म्यू टाइम्स घटता है और वेवलेंथ भी म्यू टाइम्स घटता है। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर देन विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। जानते हैं फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कोहेरेंट सोर्सेस हुज रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज इज 81:1। यानी दो कोहेरेंट सोर्स है। आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसमें S1 और S2 जो डबल स्लिट होता है वो कोहेरेंट सोर्स होता है। वहाँ से जो वेव निकलता है उसका इंटेंसिटी I1 और I2 मानते हैं, जिसका रेशियो 81:1 दिया गया है। द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस। तो जब वो दोनों वेव जाके इंटरफेयर करेगा तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनाता है। तो ब्राइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और डार्क की मिनिमम। ठीक है, तो दो लाइट वेव है, पहले लाइट वेव का इंटेंसिटी I1 है और दूसरे का I2 है, जिसका रेशियो दिया गया है। Imax और Imin का रेशियो निकालना है। तो Imax इसका फॉर्मूला होता है √I1 + √I2 बाय Imin √I1 - √I2 होल स्क्वायर। ये रेशियो होता है, ये फॉर्मूला मैंने बताया है थ्योरी में। तो √I1 का वैल्यू 81 मान लो और I2 का वैल्यू 1 मान लो। तो I1 के जगह 81 डालो तो 9 आएगा। ये स्क्वायर रूट 1 1 होगा, 9 - 1 होल स्क्वायर। तो 9 + 1 हो जाता है 10, 9 - 1 8, 2 से कैंसिल होगा 5/4 होल स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 25/16। ये सी नंबर। In interference, if the ratio of intensity of two waves is 81:1, then the ratio of amplitude will be। अब कह रहा है कि अगर I1 और I2 का रेशियो है 81:1, तो एम्पलीट्यूड यानी A1 और A2 का रेशियो क्या होगा। तो देखिए I1 को लिख सकते हैं K × A1² और I2 को लिख सकते हैं K × A2²। तो I1/I2 बराबर है 81/1, तो K तो कैंसिल हो गया। तो A1/A2 का होल स्क्वायर 81:1
तो A1/A2 ये स्क्वायर को इधर करोगे स्क्वायर रूट होगा, तो 9:1 होगा आंसर, ए नंबर। इफ a is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, then what is the value of cos phi for maximum intensity? तो देखिए एम्पलीट्यूड है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगा जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, क्योंकि किसी भी लाइट वेव का जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। तभी तो आप पढ़ते हैं I = k²। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जब होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब cos phi 1 होगा। द इक्विवेलेंट लेंथ इन वैक्यूम फॉर ए पाथ लेंथ t इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विल बी। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसमें लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया t, ठीक है। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उस मीडियम में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया t, तो कुछ टाइम लगा होगा। अगर उतना ही टाइम तक वैक्यूम में ट्रेवल करता तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड अधिक होता है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, तो इससे म्यू टाइम्स अधिक ट्रेवल करता। क्वेश्चन ये है, देखिए एक मीडियम है, मान लीजिए ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और मान लीजिए इस ग्लास का जो लेंथ है वो t है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो t है। जब लाइट इसमें ट्रैवल कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है t, तो इसको कुछ टाइम लगा होगा। अगर उतना ही टाइम तक ये एयर में करता तो ज़्यादा करता, तो कितना अधिक करता, ये म्यू t होता। अगर किसी मीडियम में लाइट t डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो एयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि एयर में स्पीड म्यू टाइम्स अधिक होगा, तो म्यू t होगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर तो बिल्कुल प्लेन होता है, सीधा होता है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान के चलिए ये बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसका रेडियस कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी पे। बताए थे प्लेन मिरर का रेडियस भी इन्फिनिटी होता है, फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होता है। The SI unit of power of a lens is diopter. The image formed on retina of human eye is real and inverted. आदमी के आँख पर, आँख के अंदर जो रेटिना है उस पर कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन जब वही इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाता है तो फिर उसको रियल एंड इरेक्ट इमेज दिखता है, ठीक है। तो रेटिना पर जो बना इमेज होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है, उल्टा इमेज बनता है। लेकिन हमको सीधा इसलिए दिखता है क्योंकि ब्रेन उसको सीधा करता है। इन लेजर लाइट वन फोटोन एक्साइट्स अनदर फॉर इमिशन, देन बोथ फोटोन वेव हैव सेम एनर्जी एंड डायरेक्शन। लेजर लाइट, देखिए लेजर लाइट क्या होता है, लेजर लाइट और जनरल लाइट में फ़र्क यह है कि जब जनरल लाइट ट्रैवल करता है तो वो थोड़ा सा फैल जाता है, जिसके वजह से ज़्यादा डिस्टेंस ये ट्रैवल नहीं कर पाता और इसकी इंटेंसिटी कुछ डिस्टेंस के बाद ख़त्म हो जाती है। जबकि लेज़र लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, क्योंकि इसमें जितने भी वेव पल्स होते हैं वो सब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसमें फैलाव नहीं होता, ये फैलता नहीं है। इसका मतलब लेज़र लाइट में जो फोटोन्स होते हैं उन सब की एनर्जी और उन सब का डायरेक्शन एक होता है, जबकि जनरल लाइट में जो फोटोन्स होते हैं उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है, वो फैलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेम एनर्जी एंड डायरेक्शन। इन द गिवन फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई के किस वैल्यू के लिए TIR विल ऑकर। TIR कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। तो देखिए TIR हमेशा डेंसर मीडियम में होता है। आप याद करिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पढ़ाए थे, ये नीचे डेंसर है ऊपर रेयरर है। जब लाइट डेंसर मीडियम में एक खास एंगल पे जाता है थीटा सी पे, तो वो ऐसे टच करके निकलता है,
लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू थीटा सी से अधिक हो जाए तो यहाँ पर टी आई आर होगा। तो टी आई आर हमेशा डेंसर में होता है। यहाँ पर लाइट कहाँ से आ रहा है? एयर से ग्लास में जा रहा है, यानी रेयरर से डेंसर में जा रहा है, जबकि लाइट जाना किससे चाहिए? डेंसर से रेयरर में, तभी ना टी आई आर होगा। तो यहाँ पर आई के किसी भी वैल्यू के लिए टी आई आर नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा नन। टी आई आर कैसे होगा? टी आई आर रेयरर में थोड़े ना होगा। अब लाइट यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर टी आई आर ऐसे थोड़े होगा, टी आई आर हमेशा डेंसर में होता है। In the above figure, if angle of incidence I dash greater than 2i, then angle of refraction will be। तो एक चीज देखिए, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा है। ध्यान से देखिए, रेयरर से डेंसर। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होता है। तो यहाँ पर r का वैल्यू हमेशा i से कम होगा। तो अब अगर i का मान, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान 2i होगा तो r का मान 2i से कम होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू 2i से बड़ा होगा तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है r, उसका वैल्यू 2i से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि वो डेंसर में जा रहा है, नॉर्मल की ओर बेंड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर and refractive index is 3/2, then its power will be। तो ये क्वेश्चन अभी आपको पता है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसके प्रत्येक सरफेस का रेडियस है 40 और इसका म्यू का वैल्यू है 3/2, इसका मतलब 1.5। तो इसका पावर निकालना है, तो पहले फोकल लेंथ निकाल लो। 1/f इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1, 1/+40 माइनस 1/-40, क्योंकि r2 निगेटिव है। 3/2 माइनस 1, 1/2 और 1/40 प्लस 1/40, 2/40 कैंसिल, f का वैल्यू आ गया 40। अब f 40 होगा तो पावर होगा 100/f, 100/40, इसका मतलब ये 2.5 डायोप्टर होगा। इफ इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि इमेज जो बन रहा है वो रियल हो और ऑब्जेक्ट के साइज का डबल हो, इसका मतलब मैग्निफिकेशन -2 होगा, क्योंकि जब भी डबल साइज का इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन 2 होता है, और माइनस इसलिए क्योंकि रियल इमेज बन रहा है। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 20 है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हम +20 लेंगे। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा? कहने का मतलब है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उस कॉन्वेक्स लेंस के सामने कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए ताकि उसका इमेज रियल बने और ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा बने, इस तरह का। तो इसके लिए आप याद करिए, किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला था m = f/f + u। लेंस के लिए 4 मैग्निफिकेशन फार्मूला था, जिसमें एक फार्मूला ये भी है। तो मैग्निफिकेशन -2 है, f का वैल्यू +20/20 + u। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -40 -2 × u, -2u = 20। तो -2u = -20 + 40 + 60, u = -30 सेंटीमीटर। माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आगे होता है निगेटिव साइड, यानी ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना होगा। If a convex lens is dipped in a liquid having refractive index equal to that of lens, then focal length of the lens will be। अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबाया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर हो, तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f, लेंस मेकर फॉर्मूला याद करिए, μ2 - μ1/μ1, 1/r1 - 1/r2, इस तरह का फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। चूंकि μ1 और μ2 दोनों बराबर है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का है वही मीडियम का है, तो ये घटकर कितना होगा? 0। तो 1/f अगर 0 होगा तो f कितना होगा? 1/0, यानी इन्फिनिटी। यानी जो लाइट पास होगा वो सीधा पास होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। और पैरेलल रे जहाँ पे कटे या कटता हुआ लगे उसको फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल रे इन्फिनिटी पे जाके कट रहा है,
इसलिए फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो ऑसिलेटिंग होता है, उसके बीच फेज डिफरेंस जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट करता है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब एक साथ ये फील्ड मैक्सिमम हो रहा है और एक साथ जीरो हो रहा है, यानी मिनिमम हो रहा है, तो फेज डिफरेंस जीरो है, सेम फेज में होता है। याद रखिए, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग में दो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो होता है। दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों एक साथ मैक्सिमम होता है, एक साथ मिनिमम। और यह कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मॉडर्न फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएंगे तब। Which type of lens should be used to remove myopia and hypermetropia? तो मायोपिया कहते हैं नियर साइटेडनेस को, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं फार साइटेडनेस को। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। तो मायोपिया को रिमूव करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज होता है, हाइपरमेट्रिया को रिमूव करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ऊपर एयर है, लाइट 45 डिग्री एंगल पर आ रहा है। इस ग्लास स्लैब का जो मोटाई है यानी थिकनेस वो 2 मीटर है। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द ग्लास स्लैब। लाइट जब एयर से ग्लास के अंदर घुसा तो ये इस रास्ते से होके जा रहा है, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गया, ठीक है ना। ये एयर से जैसे ही डेंसर में गया तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। तो लाइट को यहाँ से यहाँ तक, ये ग्लास के अंदर है, फिर इसके बाद ये क्या होगा, ग्लास से बाहर निकल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो ग्लास के अंदर लाइट को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस दिस ग्लास स्लैब। यानी देखिए, लाइट इस रास्ते से जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच ये ग्लास स्लैब में है, तो इस रास्ते को तय करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। लाइट का स्पीड ग्लास में निकालना होगा और फिर ये जो डिस्टेंस है इसको निकालना होगा। यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल पहले पता करना होगा स्नेल्स लॉ से। ये एंगल निकलने के बाद आपको ये लेंथ दिया गया है, ये बेस है, इस समकोण त्रिभुज का ये बेस है, बेस पता है 2 मीटर है, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो पहले तो स्नेल्स लॉ से ये एंगल निकालो, ये वाला एंगल, फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस साइन टेन कुछ भी लगा के आप ये निकाल लो, ये डिस्टेंस, फिर लाइट का स्पीड निकालो ग्लास में, और फाइनली डिवाइड करके टाइम निकालो। तो बहुत सारा इसमें लफड़ा है। तो पहले यहाँ पर हम स्नेल्स का नियम लगा देते हैं, μ1 sin I बराबर μ2 sin R। तो यहाँ फर्स्ट मीडियम है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। स्नेल का नियम है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। तो फर्स्ट मीडियम है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन आई का वैल्यू 45 है तो 1/√2, μ2 है ग्लास 3/2 साइन R। यहां से साइन R का वैल्यू मिल गया, ये √2, यहाँ √2 आएगा तो ये हो जाएगा √2/3। साइन R का वैल्यू मिल गया। अब आपको कॉस R का वैल्यू निकालना है। कॉस R कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया आपका P/H। आपको B/H का मान चाहिए तो पहले बेस निकालो। बेस कितना होगा, √H² यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस P² √2 का स्क्वायर 2 यानी √7 होगा। तो B/H कितना हो गया, √7/3। ये कॉस R का वैल्यू हो गया। अब यहां पर जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल आपका R है और ये लेंथ कितना है, 2 मीटर।
तो कॉस आर का वैल्यू कितना होगा, b/h। तो ये लेंथ कितना है, 2 मीटर बाय, इसको हम h ही मान लेते हैं, h बराबर √7/3। तो h का वैल्यू कितना मिल गया, 3 × 2 6/√7। तो ये लेंथ निकल गया। अब लाइट का स्पीड ग्लास में क्या होगा, तो ग्लास में जो स्पीड होगा वो एयर में जो भी स्पीड होता है c, उससे म्यू टाइम्स कम होगा। एयर में स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका मतलब 3/2 है। तो ग्लास के अंदर लाइट का स्पीड होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये h, और इसका स्पीड कितना है 2 × 10⁸ यानी v। तो h का वैल्यू हो गया 6/√7 और v का वैल्यू हो गया 3 × 10⁸। इतना सेकेंड इसको टाइम लगेगा। ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 2/√7 का वैल्यू होता है 1.13, 10⁸ को ऊपर ले जाओ, 10⁻⁻8 सेकेंड। यही टाइम इस लाइट को लगेगा इस ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में। द क्रिटिकल एंगल फॉर एयर ग्लास इंटरफेस, तो ये तो 42 डिग्री होता है, हम पढ़ाए हुए हैं, इसको आप याद कर लीजिए। विच कलर शोज मैक्सिमम डेविएशन इनसाइड प्रिज्म, तो प्रिज्म के अंदर जब लाइट जाता है तो सबसे ज़्यादा डेविएट वायलेट होता है। आप देख सकते हैं प्रिज्म के अंदर जब ये वाइट रे पास करेगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेविएशन, ये नीचे वाला वायलेट है, ऊपर वाला रेड है, सबसे ज़्यादा डेविएट कौन कर रहा है, वायलेट, क्योंकि उसका स्पीड सबसे कम है। प्रिज्म के अंदर वायलेट की स्पीड कम है, इसलिए उसका डेविएशन ज़्यादा है। A lens of power 8 diopter is dipped in water. The focal length and its power in water will be. तो आपको मैंने पढ़ाया था किसी भी लेंस को अगर एयर से वाटर में डालिएगा तो उसका पावर 4 गुना घटता है। तो वाटर में इसका पावर हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 2 डायोप्टर होगा। और अगर वाटर में पावर 2 डायोप्टर होगा तो फोकल लेंथ 100/p होता है ना, तो फोकल लेंथ 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर होगा। A person cannot see objects placed beyond 40 सेंटीमीटर, the power of correcting lenses. एक आदमी 40 सेंटीमीटर के बाहर रखे वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो उस लेंस का पावर क्या होगा। तो एक आदमी को कहाँ नहीं दिखता है, 40 के बाद नहीं दिखता है, जबकि दिखना चाहिए इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब उसका फार पॉइंट नियर आ गया है, तो उसको नियर साइटेडनेस है। ये व्यक्ति का आंख है, इसको 40 तक ही दिख रहा है, 40 के आगे नहीं दिख रहा है, यानी इसको 25 से 40 दिख रहा है, 40 के बाद नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब इसको दिखाना क्या है, इन्फिनिटी। तो जो करेक्टिंग लेंस यूज़ करेंगे उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा -∞, इमेज डिस्टेंस होगा -40, क्योंकि ये सब आगे है। जहाँ तक व्यक्ति देख पा रहा है वो हो गया इमेज डिस्टेंस, जहाँ देखना चाहिए वो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से f नहीं निकल जाएगा। लेंस फार्मूला लगाइए, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। ये 1/∞ 0 हो गया, तो -1/40 इक्वल टू 1/f। तो f निकल गया -40 सेंटीमीटर। पावर होगा 100/f। तो 100 को जब -40 से डिवाइड करिएगा तो -2.5 डायोप्टर आ जाएगा पावर। विच कलर हैज मैक्सिमम स्पीड इन वाटर और ग्लास। ग्लास का मतलब प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म ग्लास का बना होता है। तो अभी अभी मैंने बताया कि प्रिज्म के अंदर सबसे हाई स्पीड किसका होता है, सबसे हाई स्पीड होता है रेड का, क्योंकि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका डेविएशन कम होता है। तो रेड कम मुड़ता है, इसलिए उसका स्पीड ज़्यादा है। तो आंसर हो जाएगा रेड। अकॉर्डिंग टू रेले द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू। तो रेले के अनुसार स्कैटरिंग का जो अमाउंट होता है, स्कैटरिंग वो ऐसे प्रोपोर्शनल होता है 1/λ4, जिसको हम λ-4 लिख सकते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है λ-4 के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है λ+4 के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछे तो λ-4,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछे तो लेमडा प्लस 4। लॉ ऑफ मेलस इज, मेलस का ये लॉ है I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। द काउज ऑफ रेनबो, रेनबो जो बनता है इंद्रधनुष, उसका कारण आप याद रखें डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीनों होता है। रेनबो होता है जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट से पास होता है। बारिश के बाद रेनबो बनता है, तो बारिश होने के बाद हवा में क्या होता है, पानी की बूंदें होती है, जिससे जब सनलाइट पास होता है तो वहाँ पर डिस्पर्सन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से रेनबो बनता है। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन, यहां पर आप स्नेल्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। इधर से लाइट गया और ऐसे करके निकल गया, तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन थीटा सी बराबर म्यू आर बाई म्यू डी। तो साइन थीटा सी बराबर 1/√2, यानी थीटा सी हो जाएगा 45, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है। टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेस of power 5 diopter and 2 diopter are placed coaxially at a distance of 20 centimeter. The focal length of the combination will be, दो थिन कॉन्वेक्स लेंस है जिसको कुछ डिस्टेंस d पर रखा गया है, जहां d का मान है 20 सेंटीमीटर। पहले लेंस का पावर है 5 डायोप्टर और दूसरे का पावर है 2 डायोप्टर। कह रहा है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f1 इंटू f2 बाय f1 प्लस f2 माइनस d, क्योंकि यहां पर लेंस कांटेक्ट में नहीं है बल्कि उसके बीच डिस्टेंस है। तो पहले लेंस का पावर है 5 डायोप्टर, तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 100/5 यानी 20 सेंटीमीटर। दूसरे का है 2 डायोप्टर, तो 100/2 50 सेंटीमीटर बाय 20 प्लस 50 माइनस डिस्टेंस है 20, 20 कैंसिल, 50 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। द लेंसेस यूज्ड इन प्रेस बायोपिया एंड आस्टिग्मेटिज्म आर, तो प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस यूज होता है, आस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है। द काउज ऑफ प्रेस बायोपिया इज, प्रेस बायोपिया का क्या कारण है, तो प्रेस बायोपिया का कारण है द पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीजेज ड्यू टू स्लैकनेस इन सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल जो होता है उसमें खिंचाव के कारण आंख का पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाता है, जिसके वजह से आंख में दोनों टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है, ना तो आंख को नज़दीक का चीज़ दिखता ना दूर का, यानी प्रेस बायोपिया, जिसमें हम बाइफोकल लेंस यूज़ करते हैं। The final image formed in compound microscope is virtual and inverted. कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, फाइनल इमेज वर्चुअल और इन्वर्टेड ही बनता है। इफ फोकल लेंथ ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर विल बी, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ 5 है। मैग्नीफाइंग पावर का दो फार्मूला होता है d/f 1 + d/f, तो d/f करेंगे तो d का वैल्यू 25/5 यानी 5 आएगा, और एक 1 + d/f से 6 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 5 है तो 5 में टिक लगाइए। द प्रिंसिपल ऑफ वेव ऑप्टिक्स वाज प्रपोज्ड बाय हाइगन, हाइगन ने बताया था कि लाइट वेव है। व्हेन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इंक्रीजेस देन मैग्नीफाइंग पावर विल डिक्रीज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बढ़ेगा तो उसका मैग्नीफाइंग पावर घटेगा। ये हम जब थ्योरी पढ़ाए थे तो देखिएगा नोट पॉइंट में करके लिखा है, ठीक है। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर्म्स विच टाइप ऑफ वेव फ्रंट, तो अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, लेकिन वही पॉइंट सोर्स अगर बहुत दूर चला जाए इन्फिनिटी पे तो आपका प्लेन वेव फ्रंट बनता है।
Which physical quantity is same for two waves of coherent sources? अगर कोहेरेंट सोर्स से दो वेव निकल रहा है तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा? तो देखिए, फ्रीक्वेंसी सेम होता है। कोहेरेंट सोर्स के लिए कंडीशन मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। बाकी एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, स्पीड भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम। द फेज डिफरेंस फॉर ए पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 विल बी। अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? 3 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा की जगह मैंने बताया था 2 पाई रखने। लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। 2 2 कैंसिल, तो आंसर 3 पाई होगा। द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर ए फेज डिफरेंस ऑफ 5 पाई बाई 2। तो अगर फेज डिफरेंस 5 पाई बाई 2 है, फेज डिफरेंस डेल्टा का वैल्यू कितना है? 5 पाई बाई 2। तो पाई की जगह आपको बोला था मैंने लैम्डा बाई 2 रखने, ये 5 पाई की जगह लैम्डा बाई 2 बाई 2, तो आंसर होगा 5 लैम्डा बाई 4। द फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस इवन पाई होता है, यानी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई या 0 भी हो सकता है, तो आंसर 2 पाई होगा। द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है ऑड लैम्डा बाई 2, यानी 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, तो आंसर होगा 3 लैम्डा बाई 2। इफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स आर इक्वल, लेट आई नॉट इन इंटरफेरेंस। मान लेते हैं इंटरफेरेंस में दो लाइट वेव है जिसका इंटेंसिटी बराबर है आई नॉट है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज। तो आप जानते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये आपने देखा होगा फॉर्मूला। तो जहां I1 है पहले वेव की इंटेंसिटी जिसका वैल्यू I0 दिया गया है, और I2 है दूसरे वेव की इंटेंसिटी, इसका भी वैल्यू I0 है। तो √I0 प्लस √I0 हो जाएगा 2 √I0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 4I0। द इंटेंसिटीज ऑफ टू सोर्सेस आर I एंड 4I इन इंटरफेरेंस, यानी I1 का वैल्यू I है और I2 का वैल्यू 4I है। What is the resultant intensity at that point where the phase difference between the two wave is pi by 2? यानी उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा जहां पर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। तो आप देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos डेल्टा, यही था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो I1 का वैल्यू दिया गया है I2 का वैल्यू है 4I प्लस 2 √I इंटू 4I, और डेल्टा का वैल्यू है पाई बाई 2 जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं, और cos 90 0 होता है। तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया, तो I प्लस 4I बन गया 5I, तो आंसर हो जाएगा 5I। In Young's experiment, the ratio of intensity of bright and dark fringe is 9:1. The ratio of intensity and amplitude of interfering waves are. देखिए कह रहा है यंग के एक्सपेरिमेंट में ब्राइट कहते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी को और डार्क कहते हैं मिनिमम इंटेंसिटी को। इसका रेशियो दिया गया है 9:1। कह रहा है कि दोनों इंटरफेरिंग वेव का इंटेंसिटी का रेशियो बताओ और एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ। तो I1 बाय I2 का फॉर्मूला होता है √I max प्लस √I min बाय √I max माइनस √I min का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब मैंने बता दिया है।
आई मैक्स का वैल्यू है 9, तो यहाँ 9 रखोगे तो √9 हो जाएगा 3। आई मीन का वैल्यू है 1, √1 रखोगे तो हो जाएगा 1, 3 - 1 होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर होगा 4/2 का स्क्वायर, 2/1 का स्क्वायर, आंसर होगा 4/1। तो ये तो इंटेंसिटी का रेशियो आ गया 4/1। अब एम्पलीट्यूड का रेशियो जो होगा A1/A2, एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है √I1/I2, तो आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी का रेशियो है 4:1, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो होगा 2:1, तो 4:1 2:1। पोलेरॉइड क्या है? पोलेरॉइड इज ए क्लस्टर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल का क्लस्टर है, यानी गुच्छा है, अरेंज्ड इन अ रेगुलर वे। मैंने बताया था पोलेरॉइड में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐड होकर एक लंबा चेन बनाते हैं, तो वही लिख रहा है कि क्लस्टर यानी चेन ऑफ स्मॉल क्रिस्टल अरेंज्ड इन अ रेगुलर वे, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं। If I equal to 60 degree, then reflected light is polarized. I का मान जैसे ही 60 डिग्री होगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये पोलराइज हो जाता है। देन R इक्वल्स, तो आपने पढ़ा होगा ब्रूस्टर लॉ पढ़ा होगा, जिसमें बताया था मैंने कि अगर I का मान IP के बराबर हो तो ये लाइट कंप्लीटली पोलराइज होता है, और इस सिचुएशन में इस दोनों एंगल का सम 90 आता है, तो अगर ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा। In compound microscope or astronomical telescope, if distance between two convex lenses is increased, then magnifying power will increase. यानी दोनों कॉन्वेक्स लेंस के बीच के डिस्टेंस को हम ट्यूब लेंथ कहते हैं, तो L बढ़ाने पर आपका मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था VO/UO इंटू D/mod UE, और VO को हम लगभग L मानते थे और UO को FO, तो L/FO, तो L बढ़ाने से मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर। यंग के एक्सपेरिमेंट में स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी है 1 मीटर। यंग के एक्सपेरिमेंट में डबल स्लिट यूज हुआ है, पीछे स्क्रीन होता है, यहाँ पे सोर्स होता है, तो ये स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम कैपिटल D कहते हैं, जो 1 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट इज 10⁻³ मीटर। ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d होता है, जिसका वैल्यू है 10⁻³ मीटर। एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा 6 × 10⁻⁷ मीटर। देन फ्रिंज विड्थ विल बी, तो फ्रिंज विड्थ बीटा का फॉर्मूला होता है लेमडा D/d। इसमें तीनों वैल्यू को रखकर जब आप सॉल्व करिएगा तो आप देखिएगा कि ये आंसर आपको मिलेगा 6 × 10⁻⁴ मीटर। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर में बना इमेज कैसा होता है? वर्चुअल एंड इक्वल, यानी वर्चुअल बनता है हमेशा और सेम साइज बनता है। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट इज हाफ्ड, दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल d कहते हैं, तो कह रहा अगर स्मॉल d को हम हाफ कर दें यानी D/2 कर दें, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू द स्क्रीन इज डबल्ड, स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल D कहते हैं, कह रहा इसको डबल कर दें, फ्रिंज विड्थ विल बिकम, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा बराबर, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा बराबर लेमडा D/d।
तो अब जो फ्रिंज विड्थ होगा वो हो जाएगा लेमडा, कैपिटल डी के जगह 2d और स्मॉल डी के जगह d/2। तो ये 2 × 2 कितना हो गया 4, यानी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 टाइम्स, 4 गुना। Young's experiment is done for blue and green light, for which color the distance of first maxima from the central maximum is 1। तो यंग के एक्सपेरिमेंट को दो अलग अलग कलर के लिए किया गया, एक बार ब्लू लाइट का यूज किया गया, एक बार ग्रीन लाइट का। कह रहा है कि किस कलर के लिए जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा सेंट्रल मैक्सिमा से जो फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा यानी दो लगातार मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, बीटा। ये आपका है सेंट्रल मैक्सिमा और ये है फर्स्ट मैक्सिमा। ये भी ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट। दो ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ कहते हैं दो ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल D/, स्मॉल d। अब देखिए दोनों कलर में किस कलर का वेवलेंथ अधिक है, ब्लू का वेवलेंथ अधिक है या ग्रीन का। तो आप विबग्योर में देखिए VIBGYOR, इधर से इधर वेवलेंथ बढ़ता है, तो ग्रीन का वेवलेंथ चूंकि अधिक है इसलिए बीटा अधिक होगा, तो आंसर ग्रीन होगा। इंटरफेरेंस प्रूव्स वेव नेचर ऑफ लाइट। याद रखिए पोलराइजेशन ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट प्रूफ करता है और इंटरफेरेंस वेव नेचर को प्रूफ करता है। यह जो घटना है फेनोमेना इंटरफेरेंस या लाइट के वेव नेचर, लाइट में वेव नेचर होता है, यह कौन से फेनोमेना के द्वारा प्रूफ किया गया, इंटरफेरेंस के द्वारा। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ R इन द गिवन फिगर विल बी। इस गिवन फिगर में R का वैल्यू, तो आप आराम से यहां पर स्नेल का नियम लगाइए, 1 sin 45 इक्वल टू √2 × sin R, यानी μ1 sin I बराबर μ2 sin R। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 sin 45 इक्वल टू √2 × sin R। तो √2 को जब नीचे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 1/2 आएगा sin R, तो R का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्टिक्स के थे जो सेलेक्टेड थे, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग खूब मन से इसको तैयारी करिए और उम्मीद करते हैं इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।